पूरे 2 दिनों से रमन बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एकता भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया था। रमन को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से बेदीन हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बन इस घर में आने का फैसला उसका खुद का था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा कैलाशनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके गाइड और माँ भी थे, उसी पर उसने शक किया, घृणा की, जिसका परिणाम वह भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ चुका हो, वह फिर सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ सरला देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सिर सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो वो सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय रमन के इर्द गिर्द घूमता रहता था। उनका यह जुनून देख पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना ज़्यादा लाड़ प्यार इसे बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10वीं में जब उसने 93% मार्क्स लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्दी उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उनको लिवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता यही खा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का ख्याल कौन रखेगा। उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए, जो अब उनके बस में नहीं थे। काफ़ी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते की बहन सुचित्रा को अपने 5 वर्षीय बेटी वसुधा के साथ अपने पास बुलवा लिया। सुचित्रा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया। सरला के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुचित्रा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया, तो सरला ने भी वसुधा को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए। सुचित्रा को रमन का पूरा ख्याल रखते और पुत्रवत प्यार करते देख सरला ने उससे वादा लिया कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चित होकर इस दुनिया को छोड़ सके। सरला के नहीं रहने पर सुचित्रा ने अपना वादा निभाया। रमन की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। माँ के जाने के बाद रमन पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था, वह उसकी गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा यही थी। उसकी मेहनत रंग लाई, उसका एडमिशन IIT कानपुर में हो गया। कानपुर में जाकर वह ऐसा रम गया कि वह घर कम ही आता, क्योंकि घर पर उसकी माँ की यादें आती थीं। विधाता ने उसकी माँ के जीवन की यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी। उसके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी पूरी तरह तोड़ दिया था। फिर भी वह रमन की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते थे। एक सुचित्रा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के लिए कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियर के फाइनल ईयर में था तो उसे पटना में रहने वाले कुणाल दोस्त ने सूचित किया कि उसके पापा ने सुचित्रा मौसी से शादी कर ली। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। पापा ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, उसे पूछना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा। फिर उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। 2 दिनों बाद उसके पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसने फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं तो उसने लिखकर भेज दिया। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े का डस्टबिन में डाल दिए उसने। रात भर माँ को याद कर रोता रहा। दूसरे दिन मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह पटना नहीं जाएगा। जिस सुचित्रा मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, उसे अब बेमाता नजर आने लगी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई। बिना घर सूचित किए वह रांची आ गया। घर के सभी लोग परेशान थे, वह भी काफ़ी दुखी रहने लगा। उसी दौरान उसके साथ काम करने वाले विवेक से उसका कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव हो गया। विवेक के घर उसे पनाह मिली। विवेक की माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई और भयंकर तूफान गुजर बजाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पक्षी उस बहेलिया को ही अपना मान लिया, जो जाल बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। फिर तो विवेक की माँ राधिका देवी ने
झटपट उस बेशकीमती नगीनों को अपनी बेटी एकता की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। एकता भी ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ वहाँ घूमने को भी आज़ादी मिल गई। रमन ने भी वहाँ खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया। पर जल्दी रमन को एहसास होने लगा कि ये इस घर में चाहे वह जितना भी खर्च कर ले, मान सम्मान बेटों जैसा नहीं मिल सकता। रमन की देखभाल और ख्याल करने के बजाय एकता अपने श्रृंगार और शॉपिंग की धुन में रहती थी। दिन भर उसकी सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़ों पर उसका ध्यान ज़्यादा रहता था। पति उसके लिए बस पैसा कमाने की मशीन था। सासू माँ जो उसके लिए पहले माँ होने का दावा करती थी, उन्होंने भी अब सुनाना शुरू कर दिया। रमन को आवा भगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ बाप उससे कभी किया करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटने लगा। अब तो स्थिति यह हो गई कि बीमार होने पर भी किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। उसकी देखभाल करने रमन को लगने लगा कि अपने पैरों पर स्वयं उसने कुल्हाड़ी मारी। तभी अपनी पत्नी एकता की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी कि अगर साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दे देना, मुझे आने में देर हो जाएगी। एकता के जाते ही मैं बैठा बैठा घर में सिर्फ रामू और मैं बैठे थे। अचानक मन में अपने पापा और सुचित्रा मौसी की यादें आने लगीं। उनका प्यार याद कर मन बिकल उठा। तुरंत कपड़े बदल कर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। और अपमान का दर्द झेलना उसे अब गवारा नहीं था। ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर पटना के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे वहाँ का कण कण उसे पुकार रहा हो। इस धरती आकाश और हवा में जाने कैसे संजीवनी थी। उसके सारे दुख बीमारियाँ पटना की धरती पर पहुँचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गईं। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। तो सामने देखा उसने पथरीले आंगन में बैठी सुचित्रा मौसी चावल बीन रही थी। पहले की तरह मगन काम में मगन थी। उन्हें पता नहीं चला कब उनके बगल में रमन आ गया। जैसे ही रमन ने झुककर मासी के चरण स्पर्श किए तो वो चौंक कर सिर उठाई तो देखा सामने रमन खड़ा था। फिर उसको सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आहट सुनकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देखकर उनकी भी आंखें छलक आईं। उसको घर के अंदर ला सीने से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा कि अपने ऐसे होते हैं जिन्हें मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है। बरसों बाद ढेर सारा प्यार और अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। एक दिन जिस घर से उसे विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। मौसी सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह उसका सिर हिलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। सरला दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक फबकियों ने हमारा जीना बेहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम दोनों माँ बेटी का इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए अब घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था, इसलिए हमने शादी का फैसला किया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। बसदाजी को साथ लेकर घर छोड़ दूँगी। अब तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। मैंने सरला दी को वचन दिया था कि तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर भला मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े कैसे आ सकती हूँ। थोड़ी देर तक वह रोती रही। जब उठकर जाने लगी तो रमन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आपको आगे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्यचकित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है, आपको बिना बताए मैंने शादी कर ली। आप दोनों मुझे माफ़ करेंगे? अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े। उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे में अंदर आए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो पटना कर, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रहीं। जब सब सोने चले गए, वह बैठा एकता को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ रहना होगा, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।